हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 3 जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और बीपीएससी पीजीटी का एक पैटर्न है कि क्वेश्चन जो है वो बुक से ही आता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो क्या था कि रोम साम्राज्य जो था वो दूर दूर तक फैला हुआ था, और इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का जो है अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धकार चंद्र क्षेत्र जिसे फर्टाइल क्रिसेंट यानी कि पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। तो यहाँ पे एक बार जो है किसी मतलब पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था कि फर्टाइल क्रिसेंट का एरिया जो है वो कौन सा एरिया है, तो उसमें आता है आपका क्या है, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा। तो इस चैप्टर में क्या खास है कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग को बनाया संवारा, और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये जो साम्राज्य थे अनेक स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के वैभव से संपन्न था, और वहां की स्त्रियों की जो कानूनी स्थिति थी वो काफी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, और जिस वजह से जनता का जो है अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में जो है वो साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन पूर्वी आधे भाग में जो है अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में जो है आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे, और खिलाफत जो था इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ, और उसने इसकी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को जो है विरासत में प्राप्त किया। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोम के इतिहासकारों के पास जो है स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है, और इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? पहला तो है पाठ्य सामग्री, और दूसरा है प्रलेख या दस्तावेज, और तीसरा है भौतिक अवशेष। तो पाठ्य स्रोतों में क्या क्या आता है कि पाठ्य स्रोतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे क्या कहते हैं, वर्ष वृत्तांत या एनल्स कहते हैं, है ना। समकालीन व्यक्ति मतलब जो कंटेम्परेरी उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने उस काल के इतिहास को अपने जिस भाषा में लिखा उसको वर्ष वृत्तांत या एनल्स कहा जाता है, क्योंकि ये एनल्स जो थे ये वर्ष वृत्तांत प्रति वर्ष लिखे जाते थे। और इसमें क्या क्या शामिल होता था, जैसे पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पैपायरस पेड़ के पत्रों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसीलिए ये क्या है, नष्ट नहीं हुए, और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातीनी में पाए गए हैं। पपायरस जो है एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में जो है उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था, और हजारों की संख्या में जो है संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज आज भी जो है पैपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। और पैपायरोलॉजिस्ट यानी कि जो पैपायरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तो पैपायरोलॉजिस्ट कौन है? जो इन दस्तावेजों को पढ़ते हैं, है ना, इसको पैपायरोलॉजिस्ट कहा जाता है, या फिर पैपायरस शास्त्री। और ये इनको क्या करते थे, प्रकाशित किए गए बाद में। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीजें शामिल है जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती है। तो इसमें क्या क्या है, जैसे इमारत, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। हवाई छायांकन द्वारा मतलब कि ड्रोन से जो लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि हवाई छायांकन। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक ही प्रकार की जानकारी देते हैं, और इन जानकारियों को मिलाकर देखना जो है अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तत्वों में जो है अंतर संबंध को बनाता है, ये उनकी कुशलता पर निर्भर करता है। आगे चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप जो था, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। टाइम पीरियड क्या था?
7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक के अवधि में, मतलब 700 एडी के टाइम के बात हो रही है। तो उसमें क्या था कि जो अफ्रीका था और मध्य पूर्व का विशाल क्षेत्र था वो दो सशक्त साम्राज्यों का शासन था। दो सशक्त साम्राज्य कौन कौन थे? पहला साम्राज्य तो रोम था और दूसरा था ईरान। और रोम तथा ईरान के जो लोग थे वो आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में ये आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य जो थे एक दूसरे के बिल्कुल पास थे और उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। और इस अध्याय में जो है हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं जो है प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग का टॉपिक तो है रोम, लेकिन रोम को समझने के लिए हम लोग कहीं कहीं उसके प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख कर पढ़ेंगे यहाँ पे। आगे क्या है इस चैप्टर में कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप जो है एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। और इस समुद्र को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर इसको यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप को जो है एक दूसरे से अलग किया हुआ है। और ये जो है उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। और रोम का जो है भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी देशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था। तो उत्तर में जो है साम्राज्य की सीमा का निर्धारण किस किस नदी से होता था? ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर में जो है कहाँ किस दिशा में उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण जो कौन कौन नदियां करती थी? राइन और डैन्यूब। नदियों का क्या नाम है? राइन एंड डेन्यूब। और दक्षिण का जो है सीमा था वो क्या था? दक्षिण का सीमा किससे निर्धारित होता था? तो सहारा नामक जो है अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। तो यहाँ पर एक मानचित्र है, इससे आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये राइन रिवर है, राइन नदी, और ये जो है यहाँ पे डैन्यूब नदी है। ये डैन्यूब है और ये राइन है। और वही दक्षिण ये उत्तर की बात हो गई, जिससे वो क्या था? विभाजित है, इधर जा रही है इधर जा रही है। और वही दक्षिण में सहारा मरुस्थल था। तो क्या था कि इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में जो है रोम साम्राज्य वो फैला हुआ था। और दूसरी ओर जो था कि कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का जो समूचा इलाका है और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी जो है वो ईरान के नियंत्रण में थे। यानी कि जो दक्षिण में था क्या था कि कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका जो था और कभी कभी अफगानिस्तान जो है उसका भी कुछ हिस्सा जो है ईरान के नियंत्रण में था। और दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था, जिसे चीनी लोग ताचीन या बृहत्तर चीन या फिर मोटे तौर पर पश्चिम चीन जो है कहा जाता था। तो साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक दिया हुआ है कि गणतंत्र क्या होता था। तो इस साम्राज्य में क्या था कि गणतंत्र जो था एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें क्या था कि वास्तविक सत्ता जो थी वो सेनेट नामक निकाय के हाथ में निकाय में जो है निहित थी। और सेनेट में क्या होता था कि धनवार परिवारों के एक छोटे समूह का बोलबाला रहता था और जिसे क्या कहा जाता है? अभिजात कहा जाता है, और उसे ही इंग्लिश में एरिस्टोक्रेट कहा जाता है। व्यावहारिक तौर पर गणतंत्र जो था वो अभिजात वर्ग की सरकार की शासन जो है वो सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता था। और गणतंत्र जो था 509 ईस्वी पूर्व से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक चला। ईस्वी पूर्व है यहाँ पे, ये डेट याद रखिएगा कि गणतंत्र जो था वो कब से कब तक चला था? 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व चला। लेकिन 27 ईस्वी पूर्व में जो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, यानी कि जूलियस सीजर का अपना पुत्र नहीं था, वो एडॉप्टेड सन था, दत्तक पुत्र था। और क्या, और वो कौन थे? तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने जो है उसका तख्ता पलट दिया और उसने क्या किया कि सत्ता अपने हाथ में ले लिया और ली और अगस्टस नाम से जो है रोम का सम्राट बन बैठा। तो जूलियस सीजर के जो दत्तक पुत्र का नाम असली क्या था? ऑक्टेवियन था। और 27 ईस्वी पूर्व में उसने क्या तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में लेकर क्या क्या ली और अगस्टस, जो अगस्टस है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो वही क्या थे? वो जूलियस सीजर के पुत्र थे। और उसने गणतंत्र को खत्म कर सम्राट बन बैठे। और सेनेट की जो सदस्य थी वो जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन की अपेक्षा धन पद प्रतिष्ठा को जो है अधिक महत्व दिया जाता था। आगे हम लोग यहाँ पे है एक टर्म की बलात् भर्ती वाली सेना क्या होती थी। तो बलात् भर्ती वाली सेना वो होती थी जिसमें कुछ वर्गों या समूह के वयस्क पुरुषों को जो है अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा था? तो रोमन साम्राज्य को है मोटे तौर पर जो है वो दो चरणों में बांटा जा सकता है। तो पहला क्या है? पूर्ववर्ती, और दूसरा है परवर्ती। परवर्ती चरण, इन दोनों चरणों के बीच जो है तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करती है।
दूसरी शब्दों में कहे तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य जो है कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में ये एक बड़ा अंतर था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक जो है विविधतापूर्ण था और इस अवधि के दौरान पार्थियाई और बाद में ससानी राजवंशों ने जो है ईरान पर शासन किया। तो इस टाइम पीरियड में ईरान में दो राजवंश ने शासन किया। पहला कौन था? पार्थियाई, और दूसरा जो था वो ससानी राजवंश। और जिन पर लोगों पर शासन हुआ उनमें से जो है अधिकतर जो है ईरानी थे। और इसके विपरीत रोमन साम्राज्य में क्या होता कि ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और साम्राज्य में जो है अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी? लातीनी और यूनानी भाषाओं का ही जो है प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के जो है उच्चतर वर्ग यानी यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग जो है के लोग जो है लातीनी भाषा बोलते थे। कौन से भाग में यूनानी भाषा बोला जाता था? पूर्वी भाग में। और पश्चिमी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी? लातीनी भाषा। और इन दोनों भाषाओं के बीच को जो सीमा रेखा थी वो भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार जो है अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया जो कि लातीनी भाषा थी और सायरेनाइका जो कि यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। यानी कि दो भाषाओं के बीच को जो सीमा रेखा थी वो अमेरिका के दो प्रांत था। पहला प्रांत क्या था? जो त्रिपोलितानिया, जहाँ पे क्या बोला जाता था? लातीनी भाषा बोला जाता था। और एक जगह था सायरेनाइका जिसमें यूनानी भाषा बोली जाती थी। और जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी क्या थे? एकमात्र शासक यानी कि सम्राट की ही प्रजा थे। और चाहे वे कहीं भी रहते हो कोई भी भाषा बोलते थे। और साम्राज्य में रहने वाले जितने भी लोग थे वो क्या कहते थे? वो सम्राट की ही जो है प्रजा थे। तो प्रथम सम्राट जो थे यानी कि गणतंत्र खत्म होने के बाद जो प्रथम सम्राट थे वो कौन थे? अगस्टस, जिनका नाम ऑक्टेवियन था। वो 27 ईस्वी पूर्व में जो है राज्य स्थापित किया और उसने राज्य को क्या नाम दिया? प्रिंसिपेट नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रिंसिपेट नाम दिया। और यद्यपि जो अगस्टस जो थे वो एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया और वह केवल एक प्रमुख नागरिक, जिसे लातीनी भाषा में क्या है? प्रिंसेप्स था और निरंकुश शासक नहीं था। यानी कि उसने गणतंत्र को खत्म किया था, लेकिन क्या है कि उसने गणतंत्र को कल्पना को जीवित रखा और उसने क्या है अपने आप को एक प्रमुख नागरिक बताया। और प्रमुख नागरिक को लातीनी भाषा में प्रिंसेप्स कहा जाता है, इसीलिए उसने राज्य को प्रिंसिपेट नाम दिया। और अगस्टस जो था वो निरंकुश राजा नहीं था। तो ऐसे सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। और सेनेट क्या था कि सेनेट वह निकाय था जो उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था तो सत्ता पर जो अपना नियंत्रण रखता था। और रोम में जो है सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा और वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर उसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लातीनी में ज्यादातर लिखी मिलती है इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई है। और इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की जो परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस प्रकार व्यवहार रखते हैं। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति जो है शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की नजर से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूरता वो हिंसा करते थे। तो कई सेनेटर जो थे वो गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को जो है यह एहसास हो गया कि यह जो है असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था जो थी वो सेना थी। और फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना जो है एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक जो है सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। और सेना साम्राज्य में जो है सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, जिसमें चौथी शताब्दी तक जो था वो 6 लाख सैनिक थे। तो कितने सैनिक थे? 6 लाख सैनिक थे। और उसके पास जो है निश्चित रूप से सम्राटों का भाग निर्धारित करने की शक्ति थी। और सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए जो है लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। और यह भी ध्यान रहे कि रोम की सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है ये उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई है जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट जो है वो सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वो जो है प्रायः अप्रत्याशित हिंसा का जो स्रोत थी। और विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्च को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे।
तो संक्षेप में क्या था कि सम्राट जो था अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। यानी कि सम्राट जो था एक था और अभिजात वर्ग जो थे एक अलग वर्ग थे और सेना साम्राज्य जो था वो अलग वर्ग थे। और ये राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। और अलग-अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम जो सामान्यतः गृह युद्ध होता था। और एक ऐसे वर्ष मतलब 69 ईस्वी को छोड़कर, 69 ईस्वी मतलब 69 एडी को छोड़कर जब ये एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट जो है गद्दी पर बैठे, तो क्या हुआ कि पहले 2 शताब्दियों में तो कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत जो है शांति बनी रही। सिंहासन जो है यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था और पिता का राज जो है पुत्र को मिलता था, चाहे वो नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी यानी कि दत्तक। और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। जैसे कि टिबेरियस जो थे वो 14 से 37 ईस्वी पूर्व में जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था और प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं पहले ही कि जो जूलियस सीजर थे, है ना, तो जूलियस सीजर का क्या दत्तक पुत्र कौन थे? ये अगस्टस थे। और अगस्टस का भी क्या था, अपना पुत्र नहीं था, तो उन्होंने टिबेरियस को क्या गोद लिया था। और टिबेरियस जो 14 से 37 ईस्वी तक में क्या है शासन किया था, तो वो क्या था अगस्टस, टिबेरियस भी अगस्टस का दत्तक पुत्र था। किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। तो प्रथम 2 शताब्दियों में जो है अन्य देशों के साथ युद्ध भी जो है बहुत कम है और अगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक जो है विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अगस्टस का शासनकाल जो है वो शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजान ने किया था। 113 से 17 ईस्वी में चला गया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्र पर निरर्थक जो है कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को भी छोड़ लिया। तो बाद में जाके क्या था कि तो क्या हुआ यहाँ पे कि टिबेरियस के बाद त्राजान जो थे वो सम्राट बने 113 से 17 ईस्वी में। और उसने क्या की फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी बने बाद में, तो उसने क्या किया, उन इलाकों को छोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित्र है, पहले इसको देख लेते हैं, है ना। तो ये किस चीज का चित्र है कि रोम के फोरम जूलियम की दुकानें। तो रोम के जो फोरम जूलियम थे उसकी दुकानें थी। और पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 91 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभों वाले इस चौक को जो है चौक को क्या कहते हैं, मतलब उसमें रोमन लैंग्वेज में पियाजा, तो इस पियाजा को बनाया गया था। गृह युद्ध क्या होता था कि गृह युद्ध जो था वो दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष को जो है गृह युद्ध कहा जाता है। तो सम्राट त्राजान का क्या स्वप्न था भारत को विजित करने की कि तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियोक में सर्दियों के बाद जो टाइम पीरियड क्या था 115-16 या फिर 116 ईस्वी में त्राजान जो है फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पर्थियन की राजधानी टेसिफून तक चला गया, है ना। और वहां जो है फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है कैसियस डियो, उनके अनुसार क्या है कि वहां पर वो भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालयित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वो सिकंदर जैसा जवान होता। तो ये जो है सोर्स क्या है इस आर्टिकल का, फर्गस मिलर द रोमन नियर ईस्ट, यहां से लिया गया ये। तो निकटवर्ती पूर्व किसे कहते हैं? तो निकटवर्ती पूर्व का अर्थ है कि रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था कि भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका। कौन सा इलाका? भूमध्य सागर के बिल्कुल जस्ट पूर्व का इलाका जो था उसे क्या कहते थे हम लोग? निकटवर्ती पूर्व। और उसमें मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। और स्थानीय राज्य क्या होता था कि ये स्थानीय जो राज्य थे वो रोम के आश्रित थे, मतलब रोम पे डिपेंडेंट थे। और रोम को भरोसा था कि ये शासक जो है अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे और बदले में जो है रोम ने उनका अलग अस्तित्व जो है उसको स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक चित्र देखते हैं कि ये क्या है, रोमन साम्राज्य में बना हुआ एक ब्रिज है ना, जल सेतु जो है उसको कहते हैं। तो नाइम्स के पास पान दू गार्ड है ना, फ्रांस में जो है
है ना। नाइम्स एक जगह है उसके पास, पांदु घाट, इस जगह का नाम क्या है, इस ब्रिज का, पांदु घाट। और रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं, एक्यूडक्ट्स का निर्माण किया। मतलब पानी इधर से उधर ले जाने के लिए जो बड़े बड़े जल सेतुओं का निर्माण किया, है ना। और इसका निर्माण कब किया गया था, फर्स्ट एडी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में इसका निर्माण किया गया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस काल की जो है क्या विशेष उपलब्धि थी, कि इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ, और इसके लिए जो अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य जो है फरात नदी के पश्चिम में जो रोम राज्य की क्षेत्र की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा जो है हड़प लिया गया। कब, दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक। और प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य जो है अत्यंत समृद्ध थे, और उदाहरण के लिए हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष जो है 54 लाख दिनारियस, कौन, किसके राज्य से, हेरोड के राज्य से, और प्रतिवर्ष कितना, 54 लाख दिनारियस, जो कि 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर जो है आमदनी होती थी। और दिनारियस जो था वो रोम का जो है एक चांदी का सिक्का होता था, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम जो है विशुद्ध चांदी होती थी। तो वास्तव में इटली के सिवाय, जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र जो है प्रांतों में बटे हुए थे, और उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और क्या है, कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। और ये सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को क्या है चलाने के लिए उनकी सहायता आज जैसी कोई सरकार तो नहीं थी। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, और जिसकी आबादी जो थी वो दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। संपूर्ण साम्राज्य में जो था कि वो दूर दूर तक के अनेक नगर जो है स्थापित किए गए थे, और जिसके माध्यम से जो था कि समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जा सकता था। और भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित जो है बड़े शहरी केंद्र, जैसे कॉर्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक, इनमें जो थे सबसे बड़े थे, साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। और इन्हीं शहरों के माध्यम से जो था सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाई थी, जिनसे क्या था कि साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। और इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग जो था रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। तो इटली और अन्य प्रांतों के बीच जो है सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान क्या था कि अधिकतर प्रशासक और सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इसमें जो है कि उनका जो है एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया, जो कि सेनेट की सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक जो है शक्तिशाली था, और क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। और जैसे जैसे ये नया समूह उभर कर सामने आया, तो क्या हुआ कि सम्राट गैलिनस, है ना, त्राजान के बाद एक सम्राट थे, कौन थे, सम्राट गैलिनस, और इसका टाइम पीरियड क्या था, 253 से 268। तो उसने क्या था, सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इसे नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। और ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने क्या किया था कि सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस पर पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण जो है वो सेनेटर के हाथों में ना जा पाए। संक्षेप में क्या था कि पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग जो है प्रांतों के लिए जाने लगे, और क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी, जो पहले इटली तक ही जो है सीमित थी। अब क्या है कि सेनेट पर जो है कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का जो है प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर जो है वो बहुसंख्यक हो गए। और इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में जो है राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि में जो है इटली का पतन हो गया। भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों, जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसी शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक या मजिस्ट्रेट थे, और नगर परिषद जिसे सिटी काउंसिल कहते हैं, और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम जो है वो शामिल थे। और इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था,
किंतु उसके तहत कई गांव जो है लगभग हमेशा ही होते थे और आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें जो है शहरों का दर्जा और गांवों को शहरों का दर्जा दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में जो है बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना बनी रहती थी। तो यहाँ पे एक और आर्टिकल है कि डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ कैसा बर्ताव था। तो कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पढ़ रहे अकाल ने जो है साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी ये बता दिया था कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही है और जो है शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना जो है एक रिवाज था। साग, गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर और दालों का एक बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए जो है बची रह गई थी। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर खत्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को बसंत ऋतु में जो है वो अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्हें पेड़ों की टहनियां, छाले, जड़ें, झाड़ियां, अखाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा। तो ये एक्सेप्ट जो है वो लिया गया है गैलेन वन गुड एंड बैड डाइट जो है उन्होंने जो बुक है उनसे लिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक स्नान गृह जो रोम के क्या है शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चित्र, ये क्या है, कि ये एक रोमन छावनी है। छावनी मतलब कैंप है और ये कहाँ है, विंडोनेशिया, आधुनिक स्विट्जरलैंड के एक विंडोनेशिया नामक जगह में है। और ये क्या है कि रंगशाला है और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1st सेंचुरी एडी। और इसका प्रयोग जो है सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन हेतु किया जाता था। तो यहाँ पे है कि सार्वजनिक स्नान गृह जो है रोम के शहरी जीवन का जो है एक खास विशेषता थी। और जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो वहां के पुरोहित वर्ग जो थे उनसे क्रोध का सामना करना पड़ा। तो ईरान में क्या था कि ईरान के जो पुरोहित वर्ग के अनुसार क्या था कि जल जो है एक पवित्र वस्तु थी और उन्हें सार्वजनिक स्नान में जल का जो है अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को जो है उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे और उदाहरण था एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन जो है वहां कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन जिसे स्पेक्टाकुलर जो कहते हैं वो अवश्य होता था। तो तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। यदि पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास की प्रतीक थी तो तीसरी शताब्दी जो थी वो आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत को लेकर सामने आई। 230 के दशक के साम्राज्य ने जो है स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया और इस वंश को क्या है लोग क्या कहते हैं, स्वयं को सासानी कहते हैं। और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में जो ईरान का एक शासक थे, उनका नाम क्या था, शाहपुर प्रथम। तो उन्होंने क्या दावा किया था कि उसने जो है 60,000 रोमन सेना का जो है सफाया कर दिया और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी कौन क्या थी, एंटियोक पर जो है कब्जा भी कर लिया। और इसी बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों जिनमें से प्रमुख थे एल्मेनाई और फ्रैंक और गोथ। तो कौन कौन से राज्य समुदाय मुख्य थे वहां पे, एल्मेनाई, फ्रैंक और गोथ। तो उसने क्या राइन तथा डैन्यूब नदियों की सीमा की ओर बढ़ना जो है शुरू कर दिया और 233 से लेकर 280 तक की समूची अवधि में जो है उन्होंने उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण किया। किसने, शाहपुर प्रथम ने, और जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। और रोम वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जबकि इस काल को सम्राट जो है उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे और रोमवासी इन्हें क्या कहते हैं, विदेशी बर्बर या फिर बैरबेरियन कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 वर्षों में लगभग 25 सम्राट जो है सत्तासीन हुए और जो इस तथ्य का जो स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से जो है गुजरना पड़ा था। आगे पढ़ेंगे लिंग, साक्षरता और संस्कृति के बारे में। तो रोमन साम्राज्य की जो है अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों जो है एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई जो है बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर जो था दासों को जो है परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी
और सामान्यतः गणतंत्र के परिवर्ती काल, जिसमें प्रथम सदी ईस्वी पूर्व यानी कि फर्स्ट सेंचुरी एडी तक विवाह का एक ऐसा ही रूप था कि पत्नी अपने पति को अपने संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वो पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज जो था वो वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की जो है मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। और दूसरे शब्द में कहे तो कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्ती माना जाता था और पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना जो है अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना जो है काफी था। दूसरी ओर पुरुष जो था 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी जो है वो 16 से 18 और 22 से 23 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था और इससे जो है असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति जो है अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक जो थे वो बिशप ऑगस्टीन जो थे, उन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तर अफ्रीका में ही बिताया था। तो उसने लिखा है कि जब उनकी माता जो बिशप थे, कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, उनकी माता को जो है उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में बड़े हुए वहां की अधिकतर पत्नियां इसी तरह पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचों को दिखाते रहती थी। अंततः पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था और कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक, यानी कि उदाहरणतः अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का जो है कानूनी अधिकार प्राप्त था। तो ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी जो है पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। और साक्षरता की स्थिति क्या थी? तो यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें जो है साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफी अलग अलग थी और उदाहरणतः पोम्पे नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। कौन सा शहर? पोम्पे शहर। कब? 79 ईस्वी में। तो खास बात क्या थी इसमें पोम्पे शहर का कि ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहां जो है काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप में विद्यमान थी और पोम्पे की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में जो अभिलेखन या ग्राफिटी जो है वो पाए गए हैं। और इसके जो है कि विपरीत में मिस्र में आज भी क्या है कि सैकड़ों जो है पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं और ये दस्तावेज जो है वो आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते हैं और ये दस्तावेज अक्सर हमें ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख को पढ़ या लिख नहीं सकता था, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे सैनिकों, फौजी अफसरों, संपदा प्रबंधकों आदि में। रोमन साम्राज्य में जो था सांस्कृतिक विविधता के कई रूपों और स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे कि धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियां और तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजाति और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप, आरामाइक निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम में प्रमुख भाषा समूह था। तो क्या था? आरामाइक निकटवर्ती पूर्व जो था, निकटवर्ती पूर्व हम लोग कौन कौन सा एरिया था जिसमें सीरिया, फिलिस्तीन और इजिप्ट का कुछ पार्ट जो था उसको हम लोग निकटवर्ती पूर्व कहते हैं। उसका प्रमुख भाषा क्या था? तो मिस्र में जो था कौन सी भाषा बोली जाती है? कॉप्टिक। और उत्तरी अफ्रीका में कौन सी भाषा बोली जाती है? प्यूनिक और बर्बर। उत्तरी अफ्रीका में दो भाषा बोली जाती है, प्यूनिक और बर्बर। और स्पेन और उत्तर पश्चिम में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? केल्टिक या सेल्टिक भाषा जो है बोली जाती थी। परंतु इनमें बहुत सी भाषाई संस्कृतियां जो थी वो पूर्णतः मौखिक थी और कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। तो उदाहरण था क्या था कि अर्मीनियाई जो भाषा था उसका लिखना भी क्या था? अर्मीनियाई भाषा, उसका लिखना भी क्या था? बहुत देर बाद जो है 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अर्मीनियाई भाषा को लिखना कब शुरू हुआ? 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबल का जो है कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो जब हम लोग पुनर्जागरण चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि बाइबल का अनुवाद जो है कब हो गया था? 3री शताब्दी में हो चुका है। और किस भाषा में होता? कॉप्टिक भाषा में। और कई स्थानों पर जो है लातिनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं को लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था। और ऐसा विशेष रूप से जो है सेल्टिक या केल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात ही बंद हो गया था। तो केल्टिक भाषा जो है वो 1st सेंचुरी एडी के बाद जो है लिखा जाना बंद हो गया था। तो अब यहाँ पे हम लोग एक चित्र है उसको देखेंगे कि ये पोम्पी का जो शहर है उसका क्या है? एक
व्यापारी जो था, एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष था, है ना। और कमरे की दीवारों पर जो है मिथक पशु जो है बनाए गए थे। तो दीवारों पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मिथक पशु और इसके जो चित्र बनाए हैं। और यहाँ पे है एक दूसरा की ये चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें एडेसा एक जगह का नाम है, तो एडेसा में पच्चीकारी, और ये कब किया गया था? 2nd सेंचुरी एडी में हुआ था। और सीरिया के इस एक अभिलेख से ये पता चलता है कि ये जो लोग दिखाए गए हैं वे राजा के दरबार के पत्नी तथा परिवार के जो है वे सदस्य हैं। तो इसमें क्या है कि पॉम्पे की दीवारों पे हम लोगों ने आगे पढ़ा कि इसमें क्या है कि ग्राफिटी बनाया हुआ था, है ना। तो इसमें क्या था कि इसमें एक सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन यह था कि पॉम्पे की दीवार पर कि उसमें लिखा हुआ था कि लगा है कहता है कि दीवार तुम धन हो जो अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भर भराकर गिरी नहीं, है ना। तो ये क्या था? मजाकिया विज्ञापन था उसके दीवार पे लिखा हुआ। सेंट अगस्टिन के बारे में है हम लोग। सेंट अगस्टिन कौन थे? जो बिशप थे, है ना। तो उनके बारे में क्या है कि उनका जो टाइम पीरियड वो था वो क्या था? 354 से लेकर 430। और 396 ईस्वी में कैसे उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के जो वो बिशप थे। और चर्च के बौद्धिक इतिहास में जो है उनका उच्चतम स्थान था। और बिशप लोग जो है ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर जो है ये बहुत शक्तिशाली होते थे। तो इस वीडियो को जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये पार्ट 2 है। आगे इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।